हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस की जो भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है, थोड़ा देख लेते हैं नीचे। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। फिर है द्वितीय महाराष्ट्र में है, तृतीय बिहार में है और चतुर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तो लगभग 4 का क्रम याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कोयला खनन, तांबा खनन, सी है सोना खनन, डी वानिकी। और पांचवा ऑप्शन तो वेल नोन है ही। तो ये 2017 से रिलेटेड प्रीवियस टोटल है, ठीक है ना। और उसी समय से ये पांचवा ऑप्शन भी जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं। आंसर है कुलगाड़ी जो है सोना खनन के लिए है। कोयला खनन के लिए कौन कौन सा क्षेत्र है महत्वपूर्ण, वो देखते हैं। अपलेशियन क्षेत्र जो है यूएसए में पड़ता है, ये कोयला खनन के लिए है। डोनेट क्षेत्र यूक्रेन में पड़ता है। रूर घाटी जर्मनी में पड़ता है। ये तीनों मिल रूप से कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा खनन के लिए क्यूई की कवाटा पर्वत चिल्ली में पड़ता है। कटंगा क्षेत्र कांगो में पड़ता है। सोना खनन के लिए कालगारली ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। जोहान्सबर्ग किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ये सब सोना खनन के लिए तीनों हैं, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कणीय तत्व क्या है। ठोस अवशेष, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। जब मानवीय अवयव प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा या अनुपात में वांछनीय परिवर्तन हो जाता है, या फिर वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त, ठीक है ना, विषाक्त नहीं, विषाक्त गैस या कणीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से कणीय पदार्थ उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु प्रदूषक कणीय तत्व कहलाएगा। आइए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। प्रियरी, वेल्ड, पंपास, स्टेपीज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम जो है वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। यह मैदान ब्राज़ील पठार के दक्षिण में स्थित है। इसे ला प्लाटा का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान के निर्माण में फ्राना तथा प्रागवे एवं उनकी सहायक नदियों का सहयोग है। यह मैदान समतल और उपजाऊ शीतोष्ण घास का मैदान है। प्रेयरी, वेल्ड और स्टेपीज भी शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जिनमें प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपीज यूरेशिया, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है स्थित होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा पर स्थित होने तथा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने से यह शुष्क महाद्वीप है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहीं पर स्थित है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल तथा उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत्य सागर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत सागर में। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहते हैं। सागरों में लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है।
नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख है। महासागरों में औसत लवणता 35% है, जिसमें सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील 330% में पाई जाती है, जबकि सागरों में यह मृत सागर में जो है 238% सर्वाधिक है। तो हो जाएगा निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो सागर की बात हो रहा है तो मृत सागर, ठीक है। सबसे अधिक तुर्की की वान झील 330%। आइए देखते हैं निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे बेंगलुरु, तो ये शायद ही बायुवान से रिलेटेड होना चाहिए। कोरबा जमशेदपुर तो लोहा इस्पात से है। वाल्चखंड तांबा से है। कोरबा एल्युमिनियम से होना चाहिए कुछ। तो आइए इसके अनुसार देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं। बेंगलुरु बायुवान से, कोरबा एल्युमिनियम से, जमशेदपुर लोहा इस्पात वहाँ है, वाल्चखंड जो है तांबा के खनन से के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? फलानी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, शेरवोराय पहाड़ी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोडाबेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। जबकि अनायमुड़ी जो है 2695 मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अनायमुड़ी हो गया सर्वोच्च। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, खेतड़ी में। तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के शिष्ट एवं फाइलाइट सेलों की शिराओं से होती है। तांबे के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान लगभग 50% देश का अग्रणी राज्य है। खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीवा, भगोनी, झुंझुनर, अलवर यहाँ के प्रमुख तांबा प्राप्ति स्थल है। खेतड़ी में, सिंघाना में, ठीक है। तारापुर का संबंध नाभिकीय ऊर्जा, टीटागढ़ का कागज एवं जूट उद्योग से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, बी प्रमुख वायु मार्ग, सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, डी स्वर्ण व्यापार का मार्ग। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना स्वर्णिम योजना है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है। इस योजना को 2011 तक पूरा कर लिया गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दक्षिण भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए, भारत में द्रविडियन प्रजाति का संकेंद्रण दक्षिण भारत में है। यह प्रजाति नीग्रो प्रजाति के अंतर्गत आती है। प्रजाति का निर्धारण बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इन लक्षणों में त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक कद, मुखाकृति, नेत्रों का रंग एवं आकृति और होंठ के आकार को शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत निम्नलिखित लोहयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। वैलाडिला खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहयस्क का खनन होता है। लोहयस्क के 4 प्रकार हैं, जिन्हें उनमें उपस्थित लोहयस्क के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जिनमें मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 60 से 70% लोहा, और लिम्नोनाइट, यहाँ पे लियोनाइट नहीं, लिम्नोनाइट में 40 से 50% तथा सिडेराइट में 40 से 45% तक लोहयस्क पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लेटेराइट सेलों के रिक्तचरण के फलस्वरूप अपशिष्ट खनिज के रूप में घटिया लोहे का संकेंद्रण होता है, जमावट होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय। 5वां ऑप्शन तो वेल नोन नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर तो उस वक्त राज्य है, अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है, ठीक है ना।
तो केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान अथवा सेफन कहते हैं। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन स्पेन करता है। भारत में यह केवल जम्मू, किश्तवाड़ तथा कश्मीर, पामपुर के सीमित क्षेत्र में पैदा होता है। केसर को उगाने के लिए समुद्र से लगभग 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र एवं शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधे के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है, ये भी ध्यान देना है। यह पौधे कली निकलने से पहले वर्षा एवं हिमपात दोनों बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कलियां निकलने के बाद ऐसा होने पर फसल क्या होता है, इसका बर्बाद हो जाता है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है, वे उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी में है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक एवं तराई क्षेत्र का एक छोटा क्षेत्र है। यहाँ शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इसे 3 उपविभागों रामनगर, दून, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी तथा दून घाटी में बांटा गया है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से बिकनथोड़ी तक फैला हुआ है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इस क्षेत्र में नदियों के बहाव के कारण कई दर्रे बने हैं। इनमें सोमेश्वर, बिकनाठोरी और मवाद प्रमुख हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बना हुआ है। आइए देखते हैं, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से किसी की सहायक नदी नहीं है। घाघरा, बागमती, गंडक, कमला। ये ऑप्शन यहाँ पे ई होगा। तो देखते हैं कि तेल नदी जो है उद्गम स्थान इसका नवरंगपुर उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और संगम जो है महानदी सोनपुर में है। और ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई हो गया। चलिए और देखते हैं कि बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में खगड़िया के निकट बिहार में मिल जाती है। घाघरा नदी नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में ही मिलती है छपरा के निकट। ठीक है, गंडक नदी जो है पूर्णा, मानन, गमोट और कस्तांग, ये नेपाल एवं तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम है। और गंगा नदी में पहलेजा घाट, सारण में ये मिलता है गंडक नदी। कमला नदी महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में कटिहार के निकट मिल जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो बहुत कम है। आइए देखते हैं आगे। प्रश्नगत आंकड़े निम्नलिखित है। राज्य और निम्न लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो हरियाणा में 879, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912 और बिहार में 918। आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत क्या थी? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.64। उपरोक्त में तो जनसंख्या वृद्धि 1951 से 11 का कुछ डेटा है, इसको आप देख सकते हैं। 2011 में 17.77, 2001 में कितना है कि 54। इधर देख सकते हैं 1991 में और अधिक था, 1981 में उससे भी अधिक था, 1971 में उससे भी अधिक था, 1961 में भी ठीक ठाक था, अभी से तो अधिक ही था, 1951 में 13.3। अब आ जाते हैं राज व्यवस्था को देखते हैं। लेखानुदान बना है, तो ये हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु इसका निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा डिस्कशन क्या है ये देखते हैं।
विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले भारत के संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता, किंतु इसका पारित होना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इसके पारित होने से पहले सरकार को व्यय हेतु धन की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित होने तक व्यय करने के लिए लोकसभा कार्यपालिका को भारत को संचित निधि से सीमित मात्रा में धन अनुदान में दे सकती है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और पाँचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। इसलिए 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी है अटॉर्नी जनरल, सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, चुनाव आयुक्त। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। आइए डिस्क्रिप्शन इसका क्या है ये देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायाधीश को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के वगैरह का अधिकार भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध हैं। तो ये है यहाँ भाग 4 में, ठीक है ना। नीति निर्देशक समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये निर्देशित किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस भाग के अनुच्छेद 30 में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का उल्लेख है तथा अनुच्छेद 44 में भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 350 का में वर्णित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कानून के समता दोनों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को है। तो 1 और 3 जो है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के 13वें अनुच्छेद ना, संविधान के 13वें नहीं कुछ और होना चाहिए, थोड़ा सा इसके लिए रुका जाना चाहिए। हाँ, संविधान के भाग 3 में, ठीक है ना। संविधान के भाग 3 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान का निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में ऐसे अधिकार उल्लिखित थे जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29, 30 से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार हैं सिर्फ भारतीयों को मिलता है और अन्य को नहीं मिलता है, ठीक है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, ऑप्शन ए, एक सलाहकार समिति, सी है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी है प्रशासनिक प्राधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है केवल क्या है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 न तक
पंचायतों का प्रावधान है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस अधिनियम में सभी राज्यों के प्रणाली अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है तथा यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। अतः उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार अवधि के लिए उपस्थित रहता है। कितने अवधि के लिए? तो 6 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो आंसर हो जाएगा 2 माह के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 4 संसद सदस्यों के स्थानों की रिक्ति से संबंधित है, जिसमें उल्लेखित है यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता है। अब है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये ऑप्शन बी है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) और 1 के तहत। आइए देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 ईस्वी के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 1(a) द्वारा दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। आइए देखते हैं। मिलान करना है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ तो सही होगा, तो ये इसे जाएगा। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची में 47। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले यहाँ है संघ सूची। इस सूची में से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है। इस सूची में मूलतः 97 विषय है, लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या 100 हो गई है। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें इस समय 61 विषय है, लेकिन मूलतः विषयों की संख्या 66 है। समवर्ती सूची, इस सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में मूलतः 47 विषय है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 52 है। तो इस प्रकार से ये हुआ। और देखते हैं, और भी होना चाहिए क्वेश्चन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो दोस्तों ये साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन संभव हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 4 में यह स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ये दोनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन किया था एक नया राज्य बनाने के लिए, तो 368 के अनुसार उसमें हम संशोधन नहीं करते हैं। एक साधारण बहुमत के अनुसार इसको हम पारित करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो आज हमने देख लिया 60वीं से 62वीं बीपीएससी का भूगोल और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न। तो इसके बाद हम चलेंगे, अभी 66वीं तक देख लेते हैं। ठीक है, 67वीं जो कैंसिल हुआ है, संभव होगा तो उसका भी वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन तो
पढ़ने में क्या है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट में देखिए कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो पाता है। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ ही साथ यदि आप हमारा मेंबरशिप प्लान पसंद आता है तो मेंबरशिप को ज़रूर लें। ठीक है।